जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। जब जंगल में शिकार करता है, शेर करता है या कोई और जानवर करता है तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं और भागते भी हैं। और जब शेर भाग रहा होता है तो उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो भी साथ ही भाग रहे होते हैं, जिसके अंदर लगड़ बगड़ होता है, जिसके अंदर लूमड़ होते हैं, जिसके अंदर भेड़िए होते हैं। और ये साथ साथ ही भाग रहे होते हैं बिला वजह शेर के। और मकसद कोई नहीं होता है, इन्होंने शिकार नहीं करना होता, लेकिन इन्होंने शिकार देखना होता है। और जब शेर शिकार कर लेता है और उसके बाद वो अपनी मर्जी की बोटी, क्योंकि शेर के बारे में कहा जाता है कि वो फ्रेश शिकार करता है और मर्जी की बोटी लेता है, खाता है और उसके बाद चला जाता है, बाकी शिकार छोड़ जाता है, क्योंकि उसके पास फ्रिज नहीं होता कि वो उसके अंदर उसको फ्रीज कर सके या रख सके या छुपा सके। तो उसके बाद ये जो बाकी जानवर उसके साथ दौड़ रहे होते हैं, लगड़ बगड़ है और उसके साथ साथ मैंने लूमड़ा आपको बताया वो है, और फिर गीदड़ है। ये उसके बाद उस शिकार को एंजॉय करते हैं जो शेर ने ताज़ा ताज़ा किया होता है। बिल्कुल इसी तरह कुछ कौमें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो साथ साथ चलते हैं आपके, इसलिए कि जब आप शिकार कर लेंगे तो वो उसको एंजॉय कर लेंगे और उनको फ्री में शिकार मिल जाएगा, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जो लगड़ पगड़ किस्म के लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, या लगड़ पगड़ किस्म के मुल्क होते हैं हमारे दाएं-बाएं, ये हमेशा किसी न किसी मौके के मुंतज़िर रहते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा लगड़ पगड़ है, वो इसराइल है, और इसराइल का काम ही ये है कि जहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जंग होती है, वो वहाँ पे मल मार लेता है। मल मारना पंजाबी का एक लफ्ज़ है, उसका मतलब ये होता है कि आपने वहाँ पे कब्ज़ा कर लेना। जब भी जंग हुई है इस पूरे रीजन में, वारे न्यारे हो गए हैं इसराइल के, और इस मरतबा भी इसराइल जो है इस सारी सूरत का फायदा उठाता चला जा रहा है। आप देख लें, 700 मरबा किलोमीटर का इलाका है लेबनान का, जिसके ऊपर अब तक ये काबज हो चुका है, जनूबी लेबनान का हिस्सा। बल्कि आज उनका जो वजीर दिफा है, इसराइल कॉटस नाम है उसका, उसने ये डिक्लेयर किया है कि हमने 24 देहात, 24 गांव, और ये किसके हैं? जनूबी लेबनान के। उसने कहा सफाई हस्ती से मिटा दिए हुए हैं और हम उन सारी जमीनों पे काबज हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ा दरिया था लतानी लेबनान का, उसके साथ साथ इस वक्त इसराइल का इलाका एक्सटेंड कर चुका है और उसने उस पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। और सिर्फ ये यहां तक नहीं रहा, बल्कि सीरिया के अंदर, शाम के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इसने नहायत ही खामोशी से हड़प कर लिए हैं और अपनी जो पोस्टें उसने आगे बढ़ा दी हुई हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं आने दी, और उसका ये फायदा उठाता चला जा रहा है। लिहाजा अगर आप पिछले 3 साल के अंदर कार्रवाई देखें इसराइल की, तो गजा को सफाई हस्ती से मिटा दिया। वहां जो इस जमाने का सबसे बड़ा जेनोसाइड है, वहां पे हुआ है। 21,000 बच्चों को सामने से गोली मारी गई है निशाना ताक के। और ये रिपोर्ट जो है, ये इंडियन चीफ जस्टिस ने बनाई थी, ये तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। और उसके साथ साथ लेबनान का इलाका, उसके ऊपर वो काबज हो गया, और अब मगरबी किनारा जो वेस्ट बैंक है, उसके ऊपर ये मुसलसल काबज होता चला जा रहा है। और ये सारा इलाका कभी जॉर्डन का होता था। इवन ये फलस्तीन, जिसको यरूशलेम ये लोग कहते हैं, ये मकबूजा फलस्तीन जो है, सारे का सारा जॉर्डन का इलाका होता था, उसके ऊपर भी ये काबज हो चुका है। और अब तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अब जो जंग के अंदर नई नोयत आ रही है, जो इसकी डायनामिक्स चेंज हो रही है, इसके अंदर ये अपने आप को एक्सटेंड करता चला जाएगा। तो ये वो लगड़ बगड़ है जो इस टाइप के जो कयास होते हैं या कंफ्यूजन होते हैं या क्राइसिस होते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। लिहाजा इस जंग के अंदर सब ने कुछ ना कुछ खोया है। अमेरिका बुरी तरह खो रहा है। उसकी जो वो थी ना कि वो जी बड़ा मजबूत मुल्क है और किसी मुल्क को भी रौंद के जा सकता है, वो टूट गई, मिथ टूट गई उसकी। ईरान देखें, हजारों लोग मारे गए हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, जो इन्होंने अप्रैल में तखमीना लगाया था ईरानियों ने, वो था $300 बिलियन का। उससे आप उसकी सूरत का अंदाजा लगा लें। और जो आइस आइल है और साथ साथ जो उसकी गैस है, ये दोनों जो है उनके जखायर कम हो गए हुए हैं ईरान के पास। और नेवी गई, फिजाइया गई, परी फौज गई, और बहुत ज़्यादा नुकसान उसका हुआ, लेकिन वो इसराइल का फायदा हुआ। और इसके साथ साथ जो मिडल ईस्ट है, उसका जो क्राइसिस आप अंदाजा नहीं कर सकते। दुबई में रोजाना $600 मिलियन का नुकसान हो रहा था, आज भी हो रहा है, उसका भी नुकसान हो गया। इराक, उसका नुकसान होने वाला है। यमन जो है वो तबाह होने वाला है। लेकिन अगर फायदा किसी को हो रहा है तो उसका नाम इसराइल है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें कि ये सारी जंग जो है सिर्फ और सिर्फ इसराइल को फायदा पहुंचाने के लिए है। बहरहाल आज के विला की तरफ आएंगे। मैं जावेद चौधरी और ये फाइज जावेद मेरे साथ बैठा हुआ, बड़ी तैयारी करके आया आज ये नौजवान। इसका ख्याल ये है कि ये आपको ऐसी जबरदस्त किस्म की मालूमात देगा जिसमें आप हैरान ही हो जाएंगे। 2-3 सब्जेक्ट है इसके पास, वो आपको बताता है, लेकिन उससे पहले मैं सुर्खियां आपके सामने रखता जाता हूं। एक तो ये है कि सऊदी अरब ने इराक के ऊपर हमला कर दिया है, और इसका मतलब ये हुआ कि इराक और सऊदी अरब की लड़ाई शुरू होने वाली है। और अगर ये खुदा ना खास्ता शुरू हो जाती है तो सऊदी अरब के ऊपर 2 साइड से हमले होंगे। रावलाकोट के अंदर जो सूरत थी वो अब मजीद गंभीर और खौफनाक होती हुई चली जा रही है। वहां पे क्या सूरत है, और मेरा ख्याल ये है कि ऑपरेशन होने वाला है वहां पे बड़ा। ये ऑपरेशन कौन करेगा, किस तरह करेगा, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और ईरान ने ओमान का दिल तोड़ दिया। ओमान का ख्याल ये था कि ईरान इसका भरम रखेगा, लेकिन ईरान ने इसका भरम ही नहीं रखा। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर 34 दहशतगर्द जो उनको हलाक कर दिया गया है, और बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को हला के रख दिया है। कैसे आगे चल के आप मुलायजा करेंगे, लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो आपने किसी न किसी के साथ जरूर शेयर करना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो कॉलम है 0 पॉइंट, अब आप उसे हमारी वेबसाइट javed.com के ऊपर पढ़ सकते हैं। आप ये वहां पे जरूर पढ़िए। और हमारा व्हाट्सएप चैनल, हमारा फेसबुक पेज और हमारा ट्विटर अकाउंट, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और जब
मैं वापस आऊँगा वक्फे से, तो फ़ाइज़ आपको बताएगा कि इस्राएल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके साथ क्या किया, और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे क्या कर रहा है अमेरिका के अंदर, और जो बाकी कुछ सूरत हाल है, बड़ी ट्विस्टिंग सूरत हाल है, वो भी ये अभी आपको बताएंगे। जनाब अली, वेलकम। हाँ जी, अब बताएं जनाब। अच्छा, कल मुलाकात हुई थी इन तीनों की, ट्रंप की, ज़ेलेंस्की की, नेतन्याहू जो था, ये सब इकट्ठे थे। अब इसके अंदर दो स्टोरीज हैं। एक तो जो ट्रंप ने कहा उसे, वो स्टोरी है। ये जो इंफॉर्मेशन लेके गए थे, ये पिकेक्स माउंटेन से रिलेटेड लेके गए थे, जो कि ईरान की आखिरी एग्जैक्टली सबसे बड़ा वहां पे न्यूक्लियर प्लांट है इसका, बिल्कुल सबसे बड़ा और बहुत ट्रिकी। असल में ये इंफॉर्मेशन उसकी लेके जा रहे हैं। ये एक्चुअली जो प्लांट है ये 100 मीटर्स की डेप्थ के ऊपर है, और यूएस का सबसे बड़ा जो बंकर बस्टर है जो कि GBU-57 है, वो भी सिर्फ 60 मीटर तक की गहराई तक जा सकता है, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट है। और नेतन्याहू जो है वो पहले भी इसी तरह कर चुका है 2015 के अंदर। जब उसे लगता है कि अमेरिका की ईरान की डील होने लगी है, तो वो फौरन लाउड हो जाता है, शोर डालने लग जाता है। तो अगले 18 दिन में अगर हमें कोई इस तरह की खबर मिलती है कि एक इंटेलिजेंस लीक आ गया है या कुछ भी आ गया है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इजराइल जो है वो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है इस डील को। ये 18 दिन क्यों? ये 18 दिन क्योंकि जो पीस पैक्ट है अभी तक है इनका, वो इसी के अंदर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 सिचुएशंस रह जाएंगी। या तो जंग बंद हो जाएगी, डील हो जाएगी 18 दिन के अंदर, या फिर ये होगा कि वो बंद नहीं होगी और एस्केलेट हो जाएगी, शिद्दत आ जाएगी इसके अंदर। और सबसे लाइकली जो ऑप्शन है वो थर्ड है कि इसी तरह की छोटी झड़पें चलती रहेंगी, जो एनोनिमस अटैक्स हैं, जिसे कोई क्लेम नहीं करेगा, और ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। तो ये चैलेंजेस अभी हैं। दूसरी चीज ये है कि ज़ेलेंस्की जो है वो एक कवर लेके एक्चुअली यूएस गए थे। वो चाहते जो है वो यूएस से चाहते हैं PAC-3 इंटरसेप्टर्स। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। PAC इंटरसेप्टर्स जो हैं ये सऊदी को भी चाहिए और ये यूक्रेन को भी चाहिए। ठीक है, यूक्रेन क्योंकि रशिया से जंग के दौरान वो उसमें फंसा हुआ है, और सऊदी अब जो है इस सारी जंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया हुआ है। ठीक है, ट्रेजेडी ये है कि इस सारे की एक ही प्रोडक्शन लाइन है पूरे यूएस के अंदर, एक ही कंपनी है, एक ही फैक्ट्री है, और ये साल के अंदर सिर्फ 500 बना सकते हैं, इससे ज्यादा बना नहीं सकते। तो ये इस जंग के अंदर प्रोडक्शन लाइन का एक सबसे बड़ा जो है वो गैप है। जब ये प्रोड्यूस नहीं होंगे, आगे जा नहीं सकेंगे। और एक और की प्लेयर है जो कि अब नहीं चाहता कि ये डील हो, और वो की प्लेयर रशिया है। इस डील के ना होने से मॉस्को को सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूक्रेन को ये इंटरसेप्टर्स नहीं मिल सकेंगे, और रशिया उस फ्रंट पे स्ट्रांग रहेगा। अगर ये डील हो जाती है तो यूएस को जो सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, सऊदी को अर्जेंटली रिक्वायर्ड नहीं होंगे, वो यूक्रेन को इंटरसेप्टर्स दे सकते हैं, और रशिया और यूक्रेन वाली जंग और ज्यादा एस्केलेट हो सकती है। ठीक है, और इंटरसेप्टर जो नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रशिया के पास इंटरसेप्टर्स नहीं है, वो मुकाबला नहीं कर सकेगा इसका। नहीं, देखिए, इंटरसेप्टर मिसाइल जो है इसका एक काम है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी तरफ आते हैं, ये उसे इंटरसेप्ट करते हैं, रस्ते में उड़ा देते हैं, ये रस्ते में उड़ा देते हैं। कल रात को जो जॉर्डन पे हमला हुआ वो इन्हीं इंटरसेप्टर्स ने रोका था। ठीक है, तो ये ऐसा भी समझ लें आप कि ये एक मार्केटिंग कैंपेन भी हो गई। जब बायर यूएस के अंदर ही बैठा हुआ है, तब भी मार्केटिंग कैंपेन भी रन हो गई कि हमारे इंटरसेप्टर्स बड़े अच्छे हैं, उसकी डिमांड और राइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरसेप्टर्स सऊदी यूक्रेन दोनों को चाहिए अपने डिफेंस के लिए। ठीक, ये अग्रेशन के लिए नहीं, ये डिफेंस के लिए है इंटरसेप्टर्स। ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो है कोहे कोलंग है, इसके ऊपर इसराइल ये चाहता है कि हर सूरत, नेतन्याहू ये चाहता है कि हर सूरत इसके ऊपर अटैक हो। देखिए, ये ईरान का आखिरी अनटच्ड जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पे है। अभी तक ये अनटच्ड है ही सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसे रीच नहीं कर सकते। ट्रंप की जो धमकी है कि मैं पावर ग्रिड्स उड़ा दूंगा या मैं ब्रिजेस उड़ा दूंगा, वो इसी वजह से है क्योंकि मेरे ख्याल से मिलिट्री ब्रीफिंग हुई होगी, उन्होंने बताया होगा कि इस टारगेट को हिट करना या इस पे कामयाबी हासिल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सख्त पत्थर है ना, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और 100 मीटर नीचे है, यानी 300 फुट, उसके 300 फुट से लेकर 450 फुट तक नीचे है, और सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस जो उसके अंदर है, हजारों की तादाद में, और दिन रात वहां पे काम चल रहा है। अब अगर वो ग्रिड उड़ा देते हैं तो बिजली नहीं मिलेगी, इसको बिजली नहीं मिलेगी, इसका प्रोसेस रुक जाएगा। और अगर ब्रिजेस उड़ा देते हैं तो उसका ये फायदा होगा कि वहां तक बंदा जा नहीं सकेगा, वहां से वो निकल नहीं सकेगा। लेकिन उससे ये होगा कि प्रोग्राम उनका डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिले हो जाएगा। डिले वो लाजमी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन वो प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। नेतन्याहू जो इन्फॉर्मेशन लेके गया है वो इसी के बारे में डिस्कस करने लेके गया है, और लगता है कि अगले 18 दिन के अंदर कोई ना कोई खबर इससे रिलेटेड और भी आएगी कि इन्फॉर्मेशन का बड़ा लीक कोई आएगा, ठीक है, जिसपे वो पुश करेगा कि इधर अटैक्स किए जाएं। तो ये आगे है जो कि सूरत हाल बन सकती है। सेकेंडली, एक ब्लॉक बन रहा है पूरा, ईरान का, रशिया का और नॉर्थ कोरिया का। ठीक, कैस्पियन सी के अंदर कल अटैक हुआ था ईरान की एक बोट के ऊपर। कैस्पियन सी एक्चुअली यूज हो रहा है रशिया और ईरान से शहीद ड्रोन्स को ट्रांसफर करने के लिए। इसके बाद रशिया, शायद ड्रोन जो है ना ये ईरान से जा रहे हैं रशिया जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वो यूक्रेन वॉर के लिए। और दूसरा हो ये रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया और रशिया एक रोड का लिंकअप बना रहे हैं। ये भी एनालिस्ट यही कहते हैं कि ये भी एम्यूनेशन की ट्रांसफर के लिए है। ठीक है, तो आगे अगर ये जंग बढ़ती है
तो एक ब्लॉक तो आपको ये बनता हुआ नजर आएगा जो कि नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान एलाइज होंगे जिसके अंदर, ठीक और है। दूसरा ब्लॉक आपको यही मिलेगा जिसमें यूक्रेन, यूरोप पूरा इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके अंदर इजराइल और यूएस का होगा। ठीक है। तो ये आगे हैं जो कि सूरत खतरनाक होती चली जा रही है। बहरहाल आगे चल के आपको मजीद चीज़ें भी बताते हैं जो अब तक की सूरत है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम रावलाकोट की तरफ जाते हैं जी। वहाँ पे इमारतों के ऊपर इस वक्त मोर्चे लगाए हुए हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने TTK बनाई है, तहरीक तालिबान कश्मीर, और ये प्रॉपर अफगानिस्तान से इनकॉपरेट किया जा रहा है और इन्होंने ऐसे घरों के ऊपर पनाह लिए हो जिसके अंदर फैमिलीज रहती हैं, ताकि अगर ऊपर से अटैक हो इनके ऊपर तो वो फैमिलीज जो है वो भी शहीद हो जाएं या उनके वो भी जख्मी हो जाएं। और ये आबादी के अंदर इन्होंने मोर्चे बनाए हुए हैं। आज सारा दिन वहाँ पे झड़पें जारी रही, लेकिन जो कल की सूरत हाल थी वैसी सूरत हाल नहीं है। ज़रा थोड़े से हालात ठीक है, लेकिन इसको कहा जा सकता है कि गंभीर हालात हैं और इस तरह जो इलेक्शन का अगला सिलसिला है वो जारी नहीं रह सकेगा। और अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने हैं तो इन सबको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है और उसके लिए ज़ाहिर है एक ऑपरेशन, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि प्लान किया जा रहा है और ये ऑपरेशन किसी वक्त भी वहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, ताकि इन सब लोगों को या तो वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए या इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद रावलाकोट को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। आज भी जो मीरपुर है उसके अंदर हड़ताल की कोशिश की गई है और वहाँ पे भी आज सारा दिन मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ गया। तो कश्मीर के हालात जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं खासे गंभीर होते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा कमिटेड है। आज 2 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं देख रहा था, और पुलिस ने बताया कि ये कौन लोग हैं और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये जो आज़ाद कश्मीर की सूरत है, आपका क्या ख्याल है कि ये इसके अंदर बाहर का एलिमेंट है? डेफिनेटली बाहर का एलिमेंट है और पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे बाहर के एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। ग्लोबली अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखें तो हर तरफ यही हो रहा है और वो कोशिश रहती है कि इसे किसी भी मुल्क को कमजोर से कमजोर तर किया जाए। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल से हमारे काफी एक नेबर दुश्मन जो हैं वो भी काफी वो बेसिकली अंदर से ना पाकिस्तान से चाहते हैं कि हर रोज जो बुरी खबर एक बाहर जाए ताकि इंटरनेशनल मीडिया उसको उठाए। तो रोज ये खबरें पैदा की जा रही हैं। अभी भी कश्मीर वाली वो जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। अनकन्फर्म्ड है कि इतनी डेथ्स या वो हुई हैं, लेकिन हाईलाइट उसे बहुत ज्यादा किया जा रहा है और इसी तरह से हाईलाइट उसे किया जा रहा है कि जो पीस टॉक्स करवा रहे हैं उन्हीं के देखें कि अपने कॉरिडोर में या अपने घर के अंदर क्या हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव इमेज बिल्डिंग जो पाकिस्तान की करने की कोशिश, उस पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, दोनों साइड्स पे इसी तरह से क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो ये इसका मकसद ही बेसिकली है। तो आज ये बलूचिस्तान और जो KP खैबर पख्तूनख्वा है उससे भी एक खबर आई है। एक ऑपरेशन दोनों जगहों पे हुआ है और उस ऑपरेशन के दौरान जो है तकरीबन 32 लोग जो हैं उन्हें मार दिया गया है और ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के हालात को मजीद ख़राब से ख़राब करना चाह रहे थे। इसके अंदर जो अब तक की सूरत है वो आपके मैं सामने रखता जाता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, खैबर के इलाके के अंदर एक ऑपरेशन हुआ है, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है जिसके अंदर 24 खारजी जो हैं उनको हलाक कर दिया गया। बलूचिस्तान के अंदर नोशकी का इलाका है, उसके अंदर 8 जो BLA के जो लोग हैं उनको मार दिया गया है। नोशकी के अंदर हालात ज़्यादा ख़राब हैं और इस वक्त कारोबार भी वहाँ पे बंद है और एक सन्नाटा सा, एक खौफ सा इस पूरे रीजन के अंदर पाया जाता है। इसके साथ साथ बारखान का इलाका है, वहाँ पे एक DSP जो उसको गोली मार दी गई और उसके साथ एक उसका एहलकार था, जो उसका गार्ड था, वो भी पुलिस के साथ उसका ताल्लुक था, वो जख्मी है। इसके साथ 11 लोगों को गिरफ्तार अगवा कर लिया गया और ये जो अगवा किया गया है ये केज और खुजदार के इलाके से किया गया है जिसके अंदर 7 मजदूर हैं और ये जो 7 मजदूर हैं ये बेसिकली पंजाबी हैं और पंजाब से वहाँ पे काम करने के लिए गए हुए थे। इनको अगवा कर लिया अगवाकारों ने और अब उनके बारे में कोई खास इतला नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। इसके साथ साथ चागी के अंदर 7 गाड़ियां जो उनको लूट लिया गया और उसके अंदर 2 गाड़ियां चावलों से भरी हुई थी, ट्रक थे और उनको चावल जो थे उनको ले गए और बाकी सब गाड़ियों को आग लगा दिए गए। तो वहाँ पे सूरत हाल जो है ना वो बहुत गंभीर है और ऑपरेशन वहाँ पे मसलसल चल रहा है। ये कलातिक का इलाका है जिसके अंदर से मजदूरों को अगवा किया गया, जो ज़ाहिर बड़ा ही खौफनाक वाक़या है और इसमें दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर ये जो मसाइल का अंबार है इसको कम से कम करे, क्योंकि हालात वाकई ख़राब है और ये खराबी जानबूझ के की जा रही है ताकि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव एक इमेज बिल्डिंग हुई है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक खबर आई है और आज सारा दिन सर्कुलेट करती रही कि क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब एक फोर्स बनाना चाहते हैं, इमरान खान रिहाई फोर्स और इमरान खान रिलीज फोर्स उसका नाम है, तो उसको बैरिस्टर गौहर साहब ने इनकार कर दिया उसको तस्लीम करने से और उसने कहा जी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और अगर हमने ये बनाई या इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो हमारे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई वो स्टार्ट हो जाएगी, साबित हो जाएगा कि हम लोग को अस्करियत पसंद है और हमको मलेशिया बना रहे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उनका इसरार है कि ये बननी चाहिए और इसी के जरिए इमरान खान साहब को डयाला जेल से रिहा करवाया जाएगा। तो फड्डा दोनों के अंदर जो है ना बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ ईरान ओमान से बहुत ज़्यादा मायूस हुआ है कि ओमान ने कल एक तजवीज़ दी थी कि हम दोनों मिल के आपना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं और रजाकाराना तौर पर हम इसकी फीस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया और उसने कहा जी कि ओमान जो है उसकी सालसी को हम अप्रिशिएट करते हैं और हमारे लिए बड़ा मोहतरम मुल्क है
लेकिन ये हमारे मफाद में नहीं है, हम 50-50 जो है ना इसको नहीं कर सकते। और साथ ये भी कहा गया कि अगर ओमान की साइड से वो आमना हुर्मुज़ के अंदर नया रास्ता बनाने की कोशिश की गई तो हमें वो भी काबिल कबूल नहीं होगा, और इससे ओमान को और आमना हुर्मुज़ दोनों को नुकसान होगा, जहाज वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो उससे ओमानी जो गवर्नमेंट है वो बड़ी परेशान है कि एक तो ईरान उनका दोस्त भी है, रेगुलर ओमान जो है इनको सपोर्ट भी करता रहा है, और खुद ईरान ने कहा था कि हम दोनों मिल के आमना हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब जब ओमान ने तस्लीम कर लिया और उससे बाकी मुल्कों को राजी कर लिया तो ईरान पीछे हट गया, और ईरान ने कहा जी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा हैरानी पाई जाती है। इसके साथ साथ एक खबर ये भी आई, और ये खबर राइटर ने दी है। खबर ये है कि ईरान ने चाइना से एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया है, और इसके अंदर 400 के करीब एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और ये कंधे के ऊपर रख के इस्तेमाल किए जाते हैं, और पोर्टेबल हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है। और इसकी जो पहली खेप है वो 60 से 70 मिलियन डॉलर की है, और ये अनकरीब जो है वो चाइना की तरफ से ईरान को मिल जाएंगे। इसका नाम QW-12 है और FN-16 है। ये एक लेटेस्ट सिस्टम है जो ईरान को मिल रहा है चाइना से, और साथ ही अमेरिका ने क्योंकि चाइना को पाबंद किया हुआ है कि आपने किसी किस्म का सिस्टम नहीं देना ईरान को, लेकिन अब अगर चाइना से सिस्टम मिल जाता है तो फिर चाइना और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आज जॉर्डन के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके ऊपर 5 मिसाइल फायर किए गए ईरान की तरफ से। सुबह के वक्त हुए हैं ये, और इसके अंदर ये फौज का इलाका है, फौजी एक अड्डा है जिसके ऊपर अटैक हुआ है। फिर सेंट्रल कमांड जो है उसके ऊपर भी अटैक हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हुआ है, और इसको इंटरसेप्ट किया गया है अमेरिकन जो सिस्टम है उससे, जो अभी फाइज ने आपको बताया। और ये जॉर्डन जो है वो इसने खुद डिक्लेयर किया कि हम जी 5 के 5 जो मिसाइल हैं ईरान की तरफ से जो फायर किए गए हमने उसे इंटरसेप्ट किया है, और वो को खास नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन उसका मलबा जो है वो नीचे गिरा है। अलबत्ता जो ईरान है उसकी तरफ से भी ये तस्लीम किया गया बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, और साथ उन्होंने कहा जी 3 टैंकर्स हैं आपने हुर्मुज़ में जो वायलेशन कर रहे थे और हमने उनको रोक दिया है, वो अब अगर आगे बढ़ेंगे तो उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो ईरान जो है वो मेरा ख्याल कमिटेड है कि उसने किसी को आराम से बैठने नहीं देना। इसके साथ साथ जनाब आज सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कतर से, बहरीन से और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है, और ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसके ऊपर बात की है कि ये आबना हुर्मुज़ जो है इसे हर सूरत फ्री होना चाहिए और खुलना चाहिए इसको। इससे पूरे इलाका बल्कि पूरी दुनिया की जो तजारत है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अरबों का एक नया जो एक इत्तेहाद है वो भी बन रहा है, और ये अस्करी इत्तेहाद होगा जिसके अंदर सारी आर्मीज इकट्ठी हो जाएंगी, और ये सारी आर्मीज इकट्ठी होकर फुल इक्विपमेंट के साथ और अमेरिकन बैकिंग के साथ अब ये ईरान का मुकाबला करने का सोच रहे हैं, और इसलिए इनके दरमियान डायलॉग स्टार्ट हो रहा है जो ज्यादा इस जंग को गंभीर भी कर देगा और खौफनाक भी बना देगा। इसके साथ साथ हौसियों ने ऐलान किया है कि सुदा का इलाका है उसके ऊपर जो सऊदी जासूस ड्रोन था वो मार गिराया हमने, और ये सऊदी जासूस ड्रोन जो था ये हमारे इलाके के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, और हमने नीचे से फायर करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो हौसियों की तरफ से ये ऐलान भी किया गया, जो ज़ाहिर खौफनाक ही लगता है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये महाज भी दोनों साइडों से गर्म है। और साथ ही हौसियों ने यह भी ऐलान किया है कि जनाब यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकेगा। तो ये हौसी करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली रेड सी के अंदर? ये एक्चुअली वही करना चाह रहे हैं जो हुर्मुज़ में हो रहा है। हुर्मुज़ का जो एक टोल प्लाजा बना हुआ है उसी की नई फ्रेंचाइज ओपन हो रही है। ठीक है, तो अब वो भी यही चाह रहे हैं कि हम ये सेम मॉडल जो है ये हम इधर कॉपी कर लेंगे बाबुल मंदब में। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पे एक चीज ये है कि अगर जंग बंदी हो भी जाती है तो बहुत ज्यादा लाइकली ये चांस है कि ये मॉडल जो है ये जंग के बाद भी इसी तरह से चलता रहे। तो अगेन जो आप फ्यूल प्राइसेस की जो बात करते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज, तो उसमें लॉन्गर रन में अगर देखा जाए तो सिर्फ इंक्रीज की तरफ ही चीजें जा रही हैं। इस पे अगर ये इसी तरह से लेकिन अगर ये फायदा होता ही है कि दोनों जगहों पे बंद कर देते हैं, आपने हुर्मुज़ बंद कर देते हैं, बाबुल मंदब बंद कर देते हैं, तो बाकी भी तो देखें ना 38 या तकरीबन 30 से लेके 40 के करीब आबनाएं हैं, स्ट्रेट्स हैं, तो वहां पे क्या होगा? सबसे बड़ा मालिका है, और वहां पे जो है वो 900 किलोमीटर दूर है, और वहां पे कुछ 4-5-6 मुल्क हैं, और सबने अगर टैक्स लगा दिया तो ये हर चीज महंगी हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल अल्टीमेटली देखें आहिस्ता आहिस्ता ये हो सकता है, और जियोपॉलिटिक्स के अंदर होता भी ऐसे ही है। अब चाइना जो है वो हूतीज के साथ डायरेक्टली बात कर रहा है। अगर आप देखें वहां पे चाइना गारंटर बन जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान और ये सारी नेगोशिएशंस चलती रहती हैं, तो एक बहुत मेजर इंपैक्ट आएगा। सेकेंडली हो भी ये रहा है कि चाइना ने साउथ चाइना सी जो कि वो क्लेम करता है पिछले 10 साल से, वहां पे भी उसने मूवमेंट शुरू कर दी है, और ये मूवमेंट वो फिलीपींस के अगेंस्ट कर रहा है। फिलीपींस अगेन यूएस एलाई है। अगर चाइना वहां पे फिलीपींस को एंगेज कर देता है तो यूएस दो तरफ एंगेज हुआ हुआ है, फिर ईरान पे भी और यहाँ पे भी उसे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और वहां पे वेनेजुएला के अंदर भी है, तो कहाँ कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो एक ये ग्लोबल पावर शिफ्ट जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है इस टाइम पे, और अगले कुछ मेरे ख्याल से सालों के अंदर ये एक पावर शिफ्ट आ भी रहा होगा। डायनामिक्स बहुत स्पीड से चेंज हो रहे हैं, स्पीड से तब्दील हो रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब जो ना वो क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई खास सीटें नहीं हासिल कर सके, 4 उन्होंने सीटें हासिल की हैं, तो अब रोज़ वो तकरीर कर रहे हैं, और पंजाब का कला जो उसके ऊपर भी वो बमबारी कर रहे हैं, और साथ साथ वफाक की उन्होंने कह दिया कि जो वफाकी गवर्नमेंट है और साथ साथ जो पंजाब की गवर्नमेंट है ये फार्म 47 की पैदावार है। होगी डेफिनेटली, मैं तो इनकार नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूँ कि 2024 के जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं हुए। लेकिन ये बिलावल भुट्टो साहब को 2 साल बाद याद आया, ये जब इलेक्शन हुए
हुए थे तो उस वक्त इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को उन्होंने फुल सपोर्ट किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट बनी थी। तो उसी वक्त अंदाजा हो जाना चाहिए था और उस वक्त ये जो गलत गवर्नमेंट है उसको कबूल नहीं करना चाहिए था। ये आजाद कश्मीर के अंदर वोट ना लेके या सीटें हारने के बाद क्यों पता चला, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये सवाल करना चाहिए कि आपको ये अफ्तारी के बाद क्यों याद आया कि रोजा ठीक नहीं रखा गया था। सर ये गलत है कोई गौर फिक्र करें इस बात पे। मेरा ख्याल ये है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो स्मार्टली एक पॉलिटिक्स खेल रही है और उसका तरीकाकार ये है कि छोटे छोटे जितने इलाके उन सब के अंदर उनकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट बना ली और इससे सूरत हाल का फायदा उठाया उन्होंने वहां पे। अब यहाँ पे कश्मीर में इससे पहले गवर्नमेंट बना ली, सूरत हाल का फायदा उठाया गया था। अब वो दोबारा ये चाहते हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर इनकी गवर्नमेंट हो और वो पुश कर रहे हैं कि स्टेट को कि स्टेट इनकी मदद करे और एक और फॉर्म 47 की कोशिश करके ये सारा मैंडेट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया जाए। अब अगर इदारे ये काम नहीं कर रहे तो उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप इन्वॉल्व हों और हमारे हवाले करें आजाद कश्मीर भी, ताकि यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट बने। 4 गवर्नमेंट्स जो है वो बनाना चाहते हैं, 4 का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा साथ होता है। अब बलूचिस्तान के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, सिंध के अंदर इनकी गवर्नमेंट है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बन गई और आजाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर 3 का हिस्सा रह जाएगा जो बड़ा मनूस होता है। तो इनकी कोशिश है कि चौथा हिस्सा भी इनके पास होना चाहिए ताकि 4 इलाकों के अंदर तो गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। अब वो बन नहीं रही तो जाहिर है फिर उसके बाद इस किस्म की बातें तो बिलावल भुट्टो साहब करेंगे और मजीद भी करेंगे और मुझे लगता है कि ये भी कह देंगे किसी वक्त कि जब ये इलेक्शन का अगला मरहला आएगा और उन्हें महसूस होगा कि हम वहां से नहीं जीत रहे तो वो कह देंगे कि वफाकी गवर्नमेंट को जो हमारी मदद है हम वापस ले रहे हैं और ये गवर्नमेंट जा रही है। ये देखिएगा ये कार्ड भी इस्तेमाल होगा इसलिए कि वहां आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट उनके हाथ से निकल रही है। तो किसी वक्त भी आप तैयार रहिएगा अगर बिलावल भुट्टो साहब जोश खताबत पे ये भी कहते हैं कि जनाब वफाक से हम अपना एतमाद का वोट वापस ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट लेके दिखाएं, तो ये सूरत हाल भी आने वाले दिनों में हो सकती है और हो सकता है वफाकी गवर्नमेंट को फिर या रियासत को ये जो आजाद कश्मीर की प्राइम मिनिस्टरशिप है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देनी पड़ जाए। कैसे देंगे पता नहीं, आगे चल के देखते हैं जनाब। इसके साथ साथ जनाब ईरान ने जो मार्च के अंदर एक अटैक किया था 1 मार्च को और ये अटैक किया था कतर के अल अदीद एयरबेस के ऊपर और इसमें 4 पायलट थे, ईरानी पायलट, वो शहीद हो गए थे। इन्होंने वहां पे अटैक किया और अटैक करने के बाद जब ये वापस आ रहे थे तो इनको अमेरिका ने शूट कर दिया और उसके बाद ये शहीद हो गए, इनके त्यारे गिर गए। तो उसमें से एक जो पायलट था उसकी शिनाख्त आज उन्होंने ऐलान कर दिया, जाहिर कर दिया। उसका नाम ब्रिगेडियर जनरल मजीद काजमी था और ये एयरफोर्स के साथ, ईरानी फजाइया के साथ इसका ताल्लुक था। SU-24 ये लेके गया था और इसने वहां पे अटैक किया। उसके बाद जब ये वापस आ रहा था तो इसको शूट कर दिया गया फिजा के अंदर। अब उसका जो DNA है उसके जरिए ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि जी वो शहीद हो गए और उनकी तस्वीर भी जारी कर दी गई और बाकी 3 पायलट जो हैं उनका DNA टेस्ट हो रहा है और अनकरीब ईरान उनको भी अनाउंस कर देगा और उसके बाद फिर इनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे और उसके साथ साथ इनको स्पेशल सल्यूट भी किया जाएगा और सेरेमनीज भी की जाएंगी। तो आज ईरान ने यह भी अनाउंस कर दिए। और इसके साथ साथ ईरानी वजीर खारजा, नायब वजीर खारजा हैं काज़म गरीबाबादी, उन्होंने कहा है कि हुर्मज़ में पहली पोजीशन या जंग से जो पहली पोजीशन थी उस पे आना जो है ना हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर वो आई तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की फतह मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा हम इसे कबूल नहीं करेंगे। साथ उन्हें को ओमानी तजवीज़ जो है इस्लामाबाद मफाहिमत के खिलाफ है, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब सवाल यह है कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन तो मनसूख कर दिया गया, वो ईरान ने खुद ऐलान किया कि जब उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब ओमान की तरफ से प्रपोजल आई तो मेरा ख्याल है ईरान ने दोबारा तस्लीम कर लिया है कि वो पेपर जो है इंटैक्ट है और उसका वजूद है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जी 15 रोज से हमने मुज़ाकरात की कोई रिक्वेस्ट नहीं की और ये सरासर बात गलत है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ साथ सऊदी अरब और अमेरिका ने कल रात इराक के ऊपर भरपूर हमला किया और ये हमला सेंटकॉम के बकौल पिछले 72 घंटों में इराक से 30 ड्रोन जो है उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया था और उसके बदले में हम दोनों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। ये बेसिकली IRI के ऊपर हमला किया, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है एक, उसके ऊपर अटैक किया गया और सेंटकॉम की तरफ से सऊदी अरब की तरफ से ना सिर्फ इस हमले को तस्लीम किया गया, हमलों को तस्लीम किया गया, बल्कि यह भी कहा गया कि क्योंकि वहां से आयल की तनसीबात के ऊपर हमला हो रहा था और सऊदी अरब की जो इंटेग्रिटी है उसको वायलेट किया जा रहा था, तो उसका बदला लेने के लिए इराक के अंदर हमने हमला किया। यह तस्लीम किया गया दोनों तरफ से और जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज है उनकी तरफ से यह तस्लीम किया गया कि अब तक इन हमलों में 20 लोग हलाक हो चुके हैं और 32 जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इराक की तरफ से ये मामला जो है बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ अमेरिका ने आज ईरान के ऊपर भी अटैक किया, पिरान शहर है उनका और उसके ऊपर अटैक हुआ और वहां पे इस वक्त भी धमाकों की आवाजें हैं। लिहाजा वो जो जंग रुक गई थी अब वो जंग दोबारा शिद्दत के साथ स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि ये जंग पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को लेके बैठ जाएगी और बड़ी तबाही आएगी और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुस्लिम दुनिया जो है वो महफूज रहे इस जंग से, क्योंकि हालात को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। कोई बात जो आखिर में करना है, मुस्लिम वर्ल्ड ही नहीं, सिर्फ इस दफा तो गल्फ वॉर और यूरोपियन वॉर दोनों मिक्स हो रही हैं, तो ये वॉर जो है वो सबको ही लपेट में ले लेगी, कोई भी इससे सेफ मेरा नहीं ख्याल के रह सकेगा।
इन सारी सिचुएशन के बाद। और एक और खतरनाक सिचुएशन ये है कि अब सऊदी एक्टिवली इस वॉर के अंदर आ गया हुआ है। तो हमारा पाकिस्तान का जो उनके साथ पैक्ट है, जो हम पहले तो कहते थे कि सिर्फ कागजी और उस तरह से है, मेरे ख्याल से उसे अब कॉल किया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान साइड पे नहीं रह सकता, साइड पे अब नहीं, पाकिस्तान साइड पे नहीं रह सकता, उसे जंग में आना पड़ेगा। वो बहुत बुरी तरह से फंस गया हुआ है। और एक लास्ट पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा, अभी जब वॉर रुकी हुई थी तो 16% ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है नीचे गया था, कल एकदम से 4% की उसे जंप लग गई है। और अगले हफ्ते FED की मीटिंग है जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो कह रहे हैं कि रेट इंक्रीज कर दिया जाए। तो उसके बाद सिर्फ जंग का नहीं, एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी क्रिएट हो सकता है। अगर ये डील नहीं होती तो मेरे ख्याल से अगले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि रुपये की वैल्यू जो है वो भी फॉल कर रही है, ऑयल प्राइसेस भी राइज कर रही हैं और एक ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो बिल्डअप होती रहेगी। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।